हे माय लिसनर, सुबह सुबह की आवाज़ है, थोड़ी सी खराब है, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो चलो शुरू करते हैं। इस वक्त नारा और अंशा फाइनली अपनी गाड़ी से आ चुके थे मल्होत्रा मेंशन के अंदर। वो जगह अभी भी उसी तरह से सजी थी, मगर हाँ, अब हर जगह पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। वहीं पूरा परिवार जो कि इस वक्त अंदर काफ़ी परेशानी में लगातार अंश और नायरा को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। जयचंद्र जो अपने अपने कांटेक्ट से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अंश ठीक तो है ना, कहाँ चले गए वो, क्योंकि अंश तो अपना फ़ोन इस वक्त उठा ही नहीं रहे थे। इतने सारे कॉल्स के साथ परेशान होते हुए अंश ने अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर लिया था। लेकिन जैसे ही अंश की गाड़ी अंदर आते हुए दिखती है, कुछ बॉडीगार्ड जो जा करके अंदर सबको इत्तला करते हुए कहते हैं, अंश सर वापस आ गए हैं। सब लोग के चेहरे पर यह बात सुनकर के स्माइल आ गई थी, सिवाय एक शख्स के, और वो थे जयचंद्र मल्होत्रा। वो काफ़ी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए खड़े होते हैं और अपने शरीर पर लगे शॉल को अच्छी तरह से ओढ़ते हुए बाहर की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथों को इस वक्त पीछे की तरफ बांध रखा था। नायरा जो गाड़ी से धीरे से उतरती है, लेकिन उसका लहंगा जो इतना ज़्यादा भारी था कि उसके दोनों पैरों को संभालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, और ऊपर से उसके एक पैर पर चोट भी लगी हुई थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते आगे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी अंश उसकी हालत को देखते हुए कहते हैं, कहो तो गोद में उठा लो। जैसे ही नायरा ने यह सुना था, वो तुरंत ही अपनी जगह पर रुकते हुए दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर उनको रोकते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल लूँगी, और इतनी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस हल्का फुल्का कट गया है शायद। अंश ये सुन करके अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, वो तो मैं तुम्हारा कमरे में चल करके चेक कर ही लूँगा कितना हल्का फुल्का कटा है, लेकिन अगर तुम्हें इस तरह चलना है तो तुम सुबह तक पहुँचोगी, और मैं तुम्हारा वेट नहीं करने वाला। साथ चलना है तो तुम ऐसे नहीं चल पाओगी। नायरा जो तुरंत ही उनको रोकते हुए कहती है, नहीं, देखिए ना, पूरा परिवार आकर खड़ा हो गया बाहर, अगर किसी ने ऐसे हमें देखेगा तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना। उसकी बात सुनते हुए अंश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है फिर पहुँचो तुम सुबह तक, मैं जा रहा हूँ। वो काफ़ी रफ्तार में चलते हुए अपनी स्पीड के साथ अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, और जैसे उन्होंने अपने फ़ोन को स्विच ऑन किया था, इस वक्त उनके फ़ोन पर बहुत सारे मिस कॉल्स दिखा रहे थे, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉल उनकी बहन, अर्जुन, जयचंद्र और शालिनी जी के थे। सामने की तरफ देखते हुए वो अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे रखते हुए कहते हैं, अब होगा यहाँ पर तमाशा, बस मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है। वो फाइनली जा करके अपने ठीक मेंशन के गेट के सामने पहुंचे थे, जहां पर जयचंद्र मल्होत्रा काफ़ी गुस्से में अंदर की तरफ ही उनका इंतज़ार करते हुए कहते हैं, आ गए आप। अंशु खुद को ही नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहते हैं, अगर मैं नहीं आया होता तो आपको यहाँ पर नज़र आता। थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर बातें पूछा करिए, और अभी मेरे सामने खड़े होकर के मेरी आरती उतारने की तो बिल्कुल मत सोचिएगा। वैसे भी कोई तीर मार कर नहीं आया हूँ, शादी करके आया हूँ, और काफ़ी ज़्यादा थका भी हूँ तो मुझे अंदर कि तभी उनको जयचंद्र अपने हाथ दिखाकर रोकते हुए कहते हैं, वहीं रुक जाइए, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। शालिनी जी जो आकर के अंश की तरफ देखते हैं, और जैसे ही वो बाहर जा कर के अभी अंश को गले लगा पाती, उससे पहले जयचंद्र उनको रोकते हुए कहते हैं, अभी नहीं, पहले मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए कि आखिर ये शख्स था कहाँ। क्या मज़ा आता है आपको हमारी इंसल्ट कराकर? आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि सबने किस तरह से हमारे बारे में बातें की हैं? अपने दादाजी के सवाल में वैसे भी अंश को कोई दिलचस्पी नहीं आ रही थी, और उन्हें पता था कि वो बार बार परंपरा, संस्कार और इज्जत की बातें करेंगे, जो कि अंश के तो कभी पल्ले पड़ने वाले से नहीं रहा था। और वहीं वो पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां नायरा अभी भी काफ़ी मुश्किल से अपने लहंगे को उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। वो एक बार अपने पीछे देखते हैं और एक बार सामने, और अपने सर को अब धीरे से अपने हाथों से रब करते हुए कहते हैं, कहाँ आकर फंस गया अंश मल्होत्रा, आगे कुआं पीछे खाई। और वो फिर भी बहुत ही अकड़ में कहते हैं, अगर आपको इस तरह के फालतू सवाल मुझसे करने हैं तो आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड टू गिव एनी रिप्लाई, एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू दैट आई एम नॉट बाउंडेड टू रिप्लाई योर ऑल दिस स्टूपिड क्वेरीज, सो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे प्लीज़ जा कर के सोने दीजिए, मैं इससे ज़्यादा प्यार से आपसे और बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जयचंद अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, हम आपको इस तरह अंदर नहीं आने देंगे, पहले हमें ये बताइए कि कहाँ थे आप, मंडप में क्यों नहीं आए, अगर शादी नहीं करनी थी तो फिर इतने दिन तक वो सारा ढोंग क्यों रचा आपने,
क्या ड्रामा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमारी बात बहुत अच्छे से मानते हैं? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपको पहले ही दिन मना करना चाहिए था। यह सुनकर अंश अपने हाथ में लिए कोट को जोर से जमीन पर मारते हुए कहते हैं, मना करना चाहिए था? कौन से मुंह से मना करता मैं? क्योंकि इस मुंह का तो मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया था मना करने के लिए कि मुझे नहीं करनी इस फालतू लड़की से शादी। आपको तो अपनी रेपुटेशन की पड़ी थी। मिल गई आपको आपकी रेपुटेशन, मिल गई इज्जत। अब मिली हो या ना मिली हो, शादी तो मैंने इस लड़की से कर ली है। अब कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको शादी का प्रूफ चाहिए तो उसके गले में जो मंगलसूत्र है और जो उसकी मांग में सिंदूर है वो मेरे नाम का है। अब अगर आपको और कोई सवाल करना है तो मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहीं तुम आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊं कि प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए अंदर। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी के अभी अपने पुणे मेंशन में निकल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी। जैसे ही अंश ने ये बोला था तुरंत ही पीछे से सावित्री जी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती हैं, सारे घर वाले देख रहे, तमाशा मत करिए, अंदर आने दीजिए उसे। वहीं अब जैसे तैसे करके नायरा भी अंश के पास पहुंच चुकी थी और जैसे ही वो नायरा को आता हुआ देखते हैं उसका हाथ पकड़कर थोड़ा तेज उसे आगे खींचते हुए कहते हैं, ओह तुम तो सुबह होने से पहले ही आ गई, चले आप। नायरा धीरे से अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अंश के साथ आने लगी थी, लेकिन चौखट पर दुल्हन के स्वागत के लिए थाल रखी हुई थी और साथ ही कलश भी। पहले से ही सारी अरेंजमेंट हो गई थी, मगर कहाँ पता था किसी को कि सारी सिचुएशन इस हद तक बदल जाएगी। सावित्री जी जो नायरा से कहती हैं, तुम अपना कदम बढ़ाओ और कलश को मारो, उसके बाद ही तुम अंदर। नायरा जो धीरे से अपने सर को हाँ में हिलाई थी कि तभी जयचंद्र उसकी हालत को देखते हुए कहते हैं, हम कैसे मान लें कि ये लड़की शादीशुदा है अंश के साथ। जैसे अंश ने सुना था वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं, मैं अब इस इंसान को और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कंट्रोल अंश, कंट्रोल। आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, तुम चलो। लेकिन जयचंद्र जो कहते हैं, हम इस लड़की को अपने घर में बहू की हैसियत से नहीं रख सकते क्योंकि हमने ये शादी खुद देखी ही नहीं है। एक काम करिए, हम पंडित को बुलाते हैं, मंडप अभी भी सजा हुआ है, आपकी शादी दोबारा होगी। जैसे अंश ने सुना था वो एक बार नायरा के चेहरे की तरफ देखते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी मॉम की तरफ देखते हुए अपना गर्दन टिल्ट करते हुए कहते हैं, मेरी शादी कोई इतनी भी इंटरेस्टिंग फिल्म नहीं है जो मैं बार बार देखने की कोशिश करूंगा। एक तो आप मेरी शादी इस लड़की से करवा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से दो दो बार। एक बार अपनी माँ के कहने पर मैंने कर लिया ये काम, दोबारा नहीं करूंगा। जयचंद्र भी रूठते हुए कहते हैं, ठीक है फिर, हम भी आपको इस लड़की को अपने घर के अंदर कदम नहीं रखवाने देंगे। जैसे अंश ने सुना था वो नायरा की तरफ हल्का सा झुक कर कहते हैं, यार तुम बिना कदम के अंदर चल सकती हो। जैसे ही नायरा ने यह सुना था वह हैरानी से अंश की तरफ देखती है कि वो इस वक्त कितनी बेवकूफ़ियत वाली बात कर रहे हैं। अंश इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, वाकई मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये बुढ़ा इंसान तुम्हें अपने कदमों से तो अंदर नहीं जाने देगा। नायरा जो धीरे से अपना सर नीचे करते हुए कहती है, मैं कोई हवा थोड़ी ना हूँ जो उड़कर अंदर चली जाऊंगी, या कहीं आप वाकई मुझे चुड़ैल तो नहीं समझते। अभी सब लोग जयचंद्र की तरफ ही देख रहे थे, तभी अचानक ही अंश उसको गोद में उठाते हुए कहते हैं, ऐसे चुड़ैल के भी पैर होते हैं जैसे तुम्हारे हैं। और वो उसको जैसे ही गोद में लिए थे नायरा जल्दी जल्दी उनके कंधे तो कभी उनके सीने पर मारते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई अभी देख लेगा। देखना है तो देख लेने दो, मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ। और ये बोलते हुए वो अंदर आने लगे थे और जैसे ही अभी वो कलश को देखते हैं और सामने के लोगों को जो कि इस वक्त अभी तो अपने चेहरे को मोड़े हुए थे, लेकिन अंश के चलने की आवाज़ से वो लोग भी उस तरफ मुड़ गए थे और अंश को इस तरह अपने गोद में नायरा को लिया देख करके काफ़ी गुस्से में आ चुके थे जयचंद्र। लेकिन सावित्री जी उनको रोकते हुए कहती हैं, अब बस भी करिए, पूरा परिवार मजाक उड़ा रहा है हम लोगों का, पीछे देखिए लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना आपके अपने परिवार वाले आपसे कितना जलते हैं, क्यों बखेड़ा खड़ा करना है, आ जाओ तुम। अंश हल्का सा नीचे की तरफ देखते हैं उस कलश को और फिर हल्का सा इस्तेमाल करते उस कलश को इतने ज़ोर से मारे थे जैसे वो कोई फुटबॉल हो और हंसते हुए अंदर आते हुए कहते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, गोल नहीं मारा मैंने। वो कलश जो उड़ते उड़ते जा करके सामने के एक शीशे से टकराया था और वो शीशे का सामान जो नीचे गिरा था जिससे वो पूरी तरह से चूर चूर हो गया था।
तभी सावित्री जो कहती हैं, आते आते अशुभ हो गया। जयचंद्र जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जब शादी परंपरा के साथ नहीं होगी और इस तरह के शख्स हमारे घर में रहेंगे ना, तो सब कुछ अशुभ होगा, सब अमंगल होगा। अब देखिए बस आप। उनकी तेज तेज आवाज़ अंश को सुनाई तो दे रही थी, मगर वो बिल्कुल भी इस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और उसे फाइनली अपने कमरे के अंदर जैसे लेकर आए थे, वो कमरा पूरी तरह से सजा करके रखा गया था। और ऑब्वियसली क्यों ना, आज उनकी सुहाग रात जो थी। दरवाज़ा खुलते खुलते एक और आवाज़ आती है, कम से कम उसे अपने कमरे में तो मत लेकर जाइए, हम नहीं मानते कि वो आपकी बीवी है। अंश अपने कदम को पीछे मोड़ते हुए जयचंद्र की तरफ देखते हुए बोले, कितने टैंट्रम्स के बाद मैंने इसके साथ शादी की है, इतने सारे प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स को झेलने के बाद, और अब जब फाइनली थोड़ा खुशी का मौका मिला मुझे, तो आप कह रहे कि मैं उसे एंजॉय ना करूं। नायरा अभी तक कोई बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अंश किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी अंश एक बार नायरा के चेहरे की तरफ देखते हैं और फिर जयचंद्र की तरफ, जो कि इस वक्त सीढ़ियों से ठीक नीचे खड़े थे, और बिना किसी शर्म लिहाज के कहते हैं, शादी हो गई है, अब इसके आगे का परंपरा मैं अच्छे से निभाऊंगा दादाजी। सुहागरात है मेरी, कम ऑन लेट मी एंजॉय इट। और फिर वो अपनी मॉम से कहते हैं, आप दूध भिजवा दीजिएगा, एनर्जी मिलती है उससे। ये उन्होंने मजाक के तौर पर कहा था। शालिनी जी तो ये बात समझ गई थी, मगर वहाँ पर बैठे बाकी लोग जो कि आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं, कितना उच्चट इंसान है ये, बाप रे, ऐसा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। भाई हमारे भी बेटे हैं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ऐसे। कि तभी शालिनी जी जाते हुए कहती हैं, ऐसा ही है मेरा बेटा, और बाकियों की तरह नहीं है तो क्या हुआ, अपनी ज़िंदगी में सफल है और अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए बहुत परेशान रहता है, अपनी माँ से बहुत प्यार भी करता है, परंपराओं को नहीं मानता, थोड़ा सा हाँ बदमाश है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त नायरा जो कि आकर के धीरे से काउच पर बैठाई जाती है और वंश की तरफ देखते हुए कहती है, आपको इस तरह से कलश को नहीं मारना चाहिए था, आप क्या किसी की भी इज्जत नहीं करते। इस बात पर अंश जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए कहते हैं, मैं इंसानों की फिक्र करता हूँ, उनके बनाए हुए फालतू ढोंग की नहीं। और अब तो मेरे दादाजी की आत्मा बन करके मुझे ज्ञान देना बंद करो, मैं जा रहा हूँ सोने और मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो अपनी शर्ट उतारते हैं और साथ ही अपने पैंट के बेल्ट को भी, और उसी तरह वो कपड़े को उतार करके काउच पर फेंकते हुए जा करके पिलो पर अपना सिर रख करके लेट गए थे। उन्होंने अपने शूज़ तक को नहीं निकाला था, जिसे देखते हुए नायरा हैरान होकर कहती है, ये कैसे इंसान है, कैसे झेलूंगी मैं इन्हें कुछ दिन भी। वहीं आज सोते सोते अपने चेहरे को उसी की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, सुनो, पैरों में जहाँ चोट लगी है उसके लिए दवा सामने वाले ड्रॉर में निकाल करके लगा लेना, और हाँ, आवाज़ मत करना, मुझे नींद आ रही है। नायरा जो अपने लहंगे को ठीक करते हुए अंश की तरफ ही देखते हुए कहती है, पता नहीं कैसे अजीब इंसान है, नींद कैसे आ रही है, इतना कुछ हुआ है आज, वो सारा खून खराबा देखकर तो अभी तक मेरा दिल दहल जा रहा है, इनके अपने दोस्त मरते मरते बचे हैं, भगवान प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी उन्हें ठीक रखिएगा। नायरा जो धीरे धीरे खड़ी होती है और फिर जैसे तैसे करके वो लगभग 1 से 1.5 घंटे में अपने हाथों और अपने पैरों में, साथ ही अपने गले में पहने सारे ज्वेलरीज को निकाल करके अपने कपड़े को चेंज करके बाथरूम से वापस आई थी। जो कपड़े बदल कर वो बाथरूम से लौटी थी वो काफ़ी हद तक रिवीलिंग था, लेकिन तभी वो ऊपर से अपने आप को नाइट गाउन से कवर करती है और फिर धीरे से आकर के ड्रॉर को खोलती है जिस तरफ अंश ने इशारा किया था। जैसे उसने ड्रॉर को खोला था वो थोड़ा चौंक करके पीछे हो गई थी और साथ ही अपने दिल पर हाथ रखते हुए ज़ोर ज़ोर से सांसें भरते हुए कहती है, "हाँ, ये ऐसे ड्रॉर ड्रॉर में रखते हैं।" वो इस वक्त बंदूक को देख ली थी, जिसे देखकर वो तुरंत ही कांपते हुए उस ड्रॉर को काफ़ी ज़ोर से बंद करती है, जिससे अंश हल्का सा डिस्टर्ब होकर के अपने करवट को बदल लिए थे और वहीं वो दूसरा पिलो लेकर के अपने सिर पर रख लिए थे। अब नायरा ने दूसरे ड्रॉर को खोला था जहाँ पर उसे मिल जाता है फर्स्ट एड किट, जिसमें से वो एक क्रीम निकाल करके धीरे धीरे काउच पर आ करके बैठती है और उसे लगाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही उसने लगाना शुरू किया था वो काफ़ी हद तक उसे जलन दे रहा था, जिससे नायरा अपनी आंखें ज़ोर से बंद किए हुए थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी कर रही थी, आह, आउच, आह, 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 कितना दर्द हो रहा है।
उफ, उफ, उफ। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर अंश जो पहले तो इधर उधर अपने सर को कवर करने की कोशिश करते हैं पिलो से, लेकिन जब उनसे रहा नहीं जाता वो नायरा की तरफ घूम कर कहते हैं, निकलवाऊं तुम्हारा आउच आह, ऐसे कौन दवाई लगाता है। वही नायरा जो कहती है, आप अब तक सोए नहीं। अंश उसकी तरफ मुड़ते हुए अपनी आंखें खोलते हुए कहते हैं, तुम सोने दोगी मुझे तब तो सोऊंगा ना मैं। कर क्या रही हो तुम तभी से। नायरा धीरे से स्क्रीन को आगे की तरफ करते हुए कहती है, आपने तो कहा था दवाई लगा लो, वही लगा रही थी। अंश उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो दवाई के साथ रोमांस नहीं करना होता है ना, और अगर बहुत मन कर रहा है तुम्हें आह आउच करने का तो मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी। नायरा धीरे से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, अब नहीं करूँगी पर दर्द हो रहा था तो बस मेरे मुंह से निकल गया। अंश दोबारा से अपने सर को ले जाकर के पिलो पर ऑलमोस्ट पटकते हुए कहते हैं, काफ़ी सड्यूसिंग तरीके से दर्द होता है तुम्हें। नायरा जो धीरे से कहती है, अब मैं क्या करूं, मेरी आवाज़ है ही इतनी अच्छी। वो सड्यूसिंग का मतलब समझ नहीं पाए थे। इस बात पर अंश कहते हैं, चुड़ैलों की भी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुबह का वक्त। इस वक्त अंश जो कि अपने जिम से वापस आते हुए अपने कमरे में जैसे ही एंटर हुए थे, वो इस वक्त अपने हाथों में एक छोटा सा टॉवल लिए हुए थे, जिसे वो अपने स्टार्टिंग को पोंछते हुए सामने की तरफ देखते हैं। इस वक्त जहाँ पर नायरा सोई थी, अंश ने पहले तो ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो जब जिम जा रहे थे तो काफ़ी अंधेरा था कमरे में, मगर अब धूप की हल्की हल्की रोशनी जो कि अंदर की तरफ पड़ने लगी थी और वो नायरा के चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ सेकंड के लिए अंश उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हैं और फिर अपने दिमाग के सारे ख्यालों को झटकते हुए वो उसकी तरफ आकर के काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हैं, सुबह हो गई है मैडम, उठोगी तुम। नायरा जो ये आवाज़ सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपने आप को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर किए हुए ही कहती है, मुझे पता नहीं चला। उसकी आवाज़ जिस तरह से इतनी रूखी सूखी थी, अंश जो कि उसके हाथ पर जैसे अपने हाथ रखने वाले होते, नायरा फिर से खुद को कवर करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं। अंश उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्या कर सकता हूँ मैं इस वक्त। नायरा धीरे धीरे अपने चेहरे को भी ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है, पता नहीं, आप बहुत ही मूडी इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं। अंश को ये अपनी तारीफ लगी थी, जिस सुन के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहते हैं, हो सकता है मेरा मन कर रहा तुम्हारे साथ कुछ करने का। खैर अब ये ब्लैंकेट हटाओ और यहाँ से उठो, और रास्ते में कौन कहा था तुम्हें सोने के लिए। नायरा जो धीरे धीरे उठकर धीरे से ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाती है, लेकिन जैसे उसने किया था उसका नाइट गाउन जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लूज हो रखा था और उसके अंदर की खूबसूरत शरीर जो कि अंश को जैसी दिखी थी, वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर लिए थे और बिना कुछ कहे वो चुपचाप से खड़े होते हैं और उसकी तरफ पीछ करते हुए कहते हैं, आइंदा से नीचे मत सोना, दिखाई नहीं दे रहा ऊपर एसी है, डायरेक्टली तुम्हारे मुंह पर हवा लगेगी। नायरा धीरे धीरे हिम्मत करके खड़ी होती है और अपने कपड़े को ठीक करते हुए कहती है, हाँ पर मैं और कहाँ सोती। ये सुनते ही अंश पीछे मुड़कर कहते हैं, ओह तो तुम्हें इतने बड़े कमरे में कहीं और जगह नहीं मिली। नायरा अंश के बेड की तरफ देखते हुए कहती है, आप पहले ही सो गए थे, पहले आपके बेड पर नज़र गई पर फिर सोचा कि नहीं, फिर वो सोफ़ा रखा है ना, उस पर भी सोने का सोचा मैंने। फिर अंश जो कहते हैं, हाँ तो फिर तुम्हें यही जगह क्यों मिली। नायरा जो नीचे की तरफ देखते हुए कहती है, वो आपकी दिखाई हुई जगह याद आ गई मुझे, वैसे भी मेरी औकात तो नीचे ही सोने वाली है ना, तो मैं भला आपके साथ कैसे। अंश उसको एक उंगली दिखाते हुए कहते हैं, ये मेलो ड्रामा बंद करो और मेरे साथ तो सोना भी मत, मेरे बेड पर मेरे अलावा और कोई नहीं सो सकता। ये सुनकर नायरा जो कहती है, वो कुत्ता सो सकता है। अंश ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी थी उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, क्या बोला, कुत्ता नहीं है वो हैरिश है, और उसकी स्टैंडर्ड तुमसे बहुत ज़्यादा है, समझी तुम। लेकिन जैसे ही वो नायरा के गालों से अपनी उंगलियों को हटाए थे, वो दोबारा से उसके गालों पर अपना हाथ टच करते हैं और फिर धीरे धीरे उसके गर्दन के पास अपने हाथ को जैसे रखने वाले होते हैं। नायरा हैरानी से पीछे होते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं। अंश उसके शरीर को छूते हुए कहते हैं, तुम्हें तो फीवर है, तप रही है तुम्हारी शरीर, बोला था ना नहीं सोना था इधर। नायरा जो दोबारा से अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, फीवर नहीं है मुझे,
अंश उसके चेहरे को शीशे में दिखाते हुए कहते हैं, तो ये शक्ल तुम्हारी शर्म से लाल हो रही है, क्योंकि कपड़े तो इस वक्त मैंने उतार रखे हैं, तुमने तो पहन रखे, तुम्हें क्या शर्म आ रही है? टमाटर की तरह लाल हो गया चेहरा तुम्हारा, अब आराम से ब्लैंकेट के अंदर छुपी रहो। नायरा आगे बढ़ते हुए कहती है, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद। अंश उसको दोबारा से ज़मीन पर बैठने का इशारा करते हुए कहते हैं, बैठो यहीं पर, एसी ऑफ कर रहा हूँ मैं। और 1 मिनट वहाँ मत बैठो, पता चले कमरे में कोई आएगा तो उसे समझ में आ जाएगा। तुम जा करके मेरे काउच पर बैठो। लेकिन नायरा कौन सा अंश की बात मानने वाली थी। वो अपना चेहरा नाम हिलाते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहा लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। जैसे वो बाथरूम की तरफ बढ़ती है, अंश उसका हाथ पकड़कर उसको झटके से अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, एक बार मैं जो बोला करूँ ना, सुन लिया करो, बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है मेरी। तुम नहीं नहाओगी। नायरा जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आज मेरा पहला दिन है, ऐसे कैसे नहीं नहाऊंगी। ये सुनते ही अंश उसकी तरफ थोड़ा हैरानी से देखते हुए पूछते हैं, किस चीज़ का पहला दिन है? नायरा जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आप भूल गए, क्योंकि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बड़े लोगों में ये सब चीज़ें याद ना रखी जाए, मगर मुझे याद है कि मेरी शादी का ये पहला दिन है और मैं इस तरह नहीं शुरू करना चाहती, मुझे नहाना है। आज ने भी उसका हाथ छोड़ दिया था और वो उसको बाथरूम की तरफ जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, जाओ, लेकिन हाँ, गीज़र ऑन करके ना आना। नायरा भी अपने कपड़े को लेकर के बाथरूम के अंदर जा चुकी थी। वहीं अंश ने डॉक्टर को कॉल लगा दिया था, जो इस वक्त नितिन की ट्रीटमेंट कर रहे थे। कॉल दूसरी तरफ से पिक होता है और इस तरफ से अंश, जो कि नितिन का हाल चाल पूछने लगे थे। अभी वो बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है चिल्लाने की, और ये आवाज़ भी बिल्कुल वैसी थी जैसे रात में नायरा दर्द से कराई थी। अंश तुरंत ही फ़ोन रखते हैं और फिर तेज़ से बाथरूम की तरफ ही दौड़ कर आते हुए कहते हैं, तुम अब क्या पानी के साथ भी रोमांस कर रही हो? अरे नायरा जो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मेरा हाथ जल गया। आज जो बिना कुछ सोचे समझे ही दरवाजे को खोलते हुए कहते हैं, हाँ तो फिर गीजर को ओवरहीट नहीं करना चाहिए था ना। पूरी तरह से दोनों के बीच सन्नाटा छा गया था। अब नायरा तो अपने कपड़े उतारे नहाने के लिए प्लानिंग कर रही थी। उसे कहाँ पता था कि अंश अचानक ही बाथरूम के अंदर घुस आएंगे। अभी उसने सिर्फ अंदर गारमेंट्स ही पहन रखे थे। जैसे ही अंश ने देखा था, वो तुरंत ही चेहरे को दूसरी तरफ करके आगे की तरफ आते हुए कहते हैं, खुद को टॉवल से रैप करो। नायरा भी जल्दी से टॉवल को उठाती और उसे अपनी चारों तरफ लपेट लेती है और जाकर के साइड में खड़ी हो जाती है। वही अंश जो गीज़र के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए उसका पानी टच करते हैं और फिर नायरा से कहते हैं, अब ठीक है, अब नहा सकती हो। वो दोबारा से आकर के अब बाहर बैठ चुके थे। वही नायरा जो कि पूरे कपड़े पहने अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए बाहर की तरफ पहुंचती है। अंश जो कि अपने टैबलेट में कुछ कर रहे थे और वहीं वो नायरा की तरफ देखते हुए काउच पर आराम से लीन हुए कहते हैं, ऐसे फिगर अच्छी है तुम्हारी। तो नायरा जो अपने पल्लू को ठीक करके जल्दी से अपनी कमर को ढकने लगती है। अंश उसकी इस हरकत को देख करके अंश उस पर हंसते हुए कहते हैं, जब पूरी फिल्म देख रखी है तो ट्रेलर छुपा कर क्या कर लोगी। अंश नायरा को परेशान कर रहे थे क्योंकि नायरा उनसे झगड़ा नहीं कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा शांत शांत रह रही थी और अंश को न जाने क्यों अंदर ही अंदर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा था कि आखिर ये लड़की उनसे पहले की तरह झगड़ा क्यों नहीं कर रही। वो बस बहाना ढूंढ रहे थे उसको परेशान करने का। लेकिन नायरा ने तो अभी भी कुछ नहीं बोला था। वो बस अपनी साड़ी को ठीक तरीके से पहनती है और फिर आकर के अपने बालों को सही करने लगती है। उसके ड्रेसिंग टेबल पर पहले से ही सारे सामान मौजूद थे। लगभग 15 मिनट में वो पूरी तरह से तैयार होकर खड़ी हो चुकी थी और अभी बाहर नायरा जो फाइनली तैयार होकर के कमरे से बाहर निकलने वाली थी और शायद अंश को इसी वक्त का इंतज़ार था। वो अपने पेन को ले जाकर के बहुत ही ठीक निशाने पर उसके सर पर ऐसे मारे थे जिससे नायरा झट से पीछे मुड़ती है और अंश की तरफ देखकर पहले तो वो नाराज़ हुई थी, लेकिन फिर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है अंश के चेहरे को देखकर, क्योंकि इस वक्त अंश उसको काफ़ी घूर घूर कर ही देख रहे थे और साथ ही उनकी आंखों में जो गुस्सा था। नायरा उसे समझ नहीं पाती कि आखिर उससे क्या गलती हो गई है। वो उस पेन की तरफ देखती है और फिर अंश की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या हुआ? अंश उस गिरे हुए पेन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से गिर गया बेचारा, इधर ला कर दो मुझे। नायरा जो अपने पैरों के दर्द को संभालते हुए धीरे से झुकी थी और पेन को उठा करके अंश के सामने आते हुए कहती है, आपका पेन।
लेकिन हैरान तो वो तब रह गई थी जब अंश ने पेन के साथ ही साथ नायरा का हाथ भी पकड़ लिया था और काफ़ी कोल्ड आवाज़ में कहते हैं, इधर आओ। नायरा समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक से अंश को हो क्या गया है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहती है, जी बताइए। अंश इस वक्त काउच पर आराम से बैठे हुए थे। वो टैबलेट को साइड में रखते और नायरा को बैठने का इशारा कर दिए थे, लेकिन तभी नायरा जो धीरे से कहती है, आपके साथ कैसे बैठ सकते। उसने अभी इतना बोला था कि तभी अंश उसके बाजू को पकड़कर इतने जोर से खींचे थे कि वो जाकर के धड़ाम से काउच पर तो बैठती है, साथ ही उसका सिर भी जाकर के अंश के शोल्डर से लड़ गया था। लेकिन फिर वो जल्दी से खुद को ठीक करके हैंड्रेस की तरफ जाते हुए कहती है, हाँ क्या क्या क्या, करना क्या चाह रहे हैं। वो इतना ज़्यादा घबरा रही थी जैसे देख कर अंशु हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो अपना पति धर्म निभा रहा हूँ, तुम अपना पत्नी धर्म निभा पाओगी। ये बोलते हुए उनका चेहरा जो नायरा के अभी करीब जा रहा था, लेकिन वो फिर से खुद को पीछे करते हुए नायरा की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बताओ निभा पाओगी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम क्या बन चुकी हो। नायरा धीरे से कहती है, पता है मुझे। अंश अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, पर तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम जिसकी बीवी बनी हो उसका रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मैं हर काम को बहुत ही शेड्यूल्ड तरीके से करता हूँ, और अब क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो तो उस शेड्यूल को तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा। नायरा बस धीरे से अपने सर को हाँ में हिला ली थी और वो बस सामने की तरफ देख रही थी, क्योंकि अंश जो कि उसकी तरफ तो मुड़ चुके थे, मगर नायरा की हिम्मत नहीं थी कि वो अंश की तरफ देख सके। न जाने क्यों शादी होने के बाद से नायरा कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी अंश के साथ। अंश नायरा से इस तरह बात कर रहे थे जैसे उनका नायरा पर पूरी तरह से हक हो। वो अपने एक हाथ को ले जाकर के बैक रेस्ट पर टिकाते हैं और वहीं नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी सुबह की शुरुआत 7 बजे तक हो जानी चाहिए, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। नायरा बस धीरे से अपने सिर को हाँ में हिला देती है। अंश आगे कहते हैं, सुबह उठकर बिल्कुल आज की तरह तैयार होगी तुम। साड़ी नीटली ड्रेप्ड होनी चाहिए, हाथों में इसी तरह से चूड़ियाँ, एंड यस मुझे वेस्ट चेन बहुत पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम से अपनी कमर पर। नायरा धीरे से अपनी साड़ी को ठीक करने लगी थी। वही अंश आगे कहते हैं, हेयर परफेक्टली टाइट और स्ट्रेट, मुझे मैसे लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी अपीयरेंस ये बताएगी कि तुम अंश मल्होत्रा की वाइफ हो, और वो मुझे हर दिन परफेक्शन के साथ चाहिए। समझ में आ रही है बात। ये बोलते हुए अंश उसके कान के थोड़ा करीब आए थे, जिससे नायरा दोबारा से अपने सिर को हाँ मिला करके और ज़्यादा पीछे जाने लगती है। अंश आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, नाउ मॉर्निंग ड्रिंक रूटीन। तुम मुझे कॉफ़ी सर्व करोगी और तुम खुद भी हर्बल टी लोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम ऑयली या अनहेल्दी चीज़ें लो, कम से कम 1 महीने तक। ब्रेकफास्ट लाइट होगा, नो ऑयल नो हैवी आइटम्स, तुम बनाओगी और मेरे सामने सर्व करोगी। और हाँ, तुम भी फ्रूट्स या सिर्फ टोस्ट ले सकती हो ब्रेकफास्ट में, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मैं अलाउ नहीं करूँगा। नायरा बस चुपचाप उनकी बातें किसी रोबोट की तरह सुनते जा रहे थे और अपने सर को हाँ में हिलाते जा रहे थे। वहीं अंश आगे कहते हैं, नाउ लंच रूटीन। लंच तुम खुद लेकर आओगी मेरे ऑफिस में, एक अच्छी पत्नी की तरह। और हाँ, टाइम पर होना चाहिए, नॉट अर्ली नॉट लेट, शार्प 2 PM। नायरा फिर से अपने सर को हाँ में हिला ली थी। और हाँ, खाना क्लीन सिंपल नॉन ऑयली होना चाहिए। मेरी हेल्थ अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है, जानती हो नहीं बात। नायरा धीरे से अंश की तरफ मुड़ती है। जैसे उसने अंश के निगाहों में देखा था, अपने आप ही उसकी पलक झुका करके नीचे झपक गई थी और वह फिर से अपने चेहरे को उसी पुराने तरीके से सामने की तरफ लाते हुए कहती है, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए आपकी पत्नी बनी हूँ, आप मुझ पर इस तरह हक मत जताइए, वरना मेरी आदत लग जाएगी आपको। उसने बोला तो बहुत कम था, लेकिन जो भी उसने बोला था वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर गया था अंश को। उनके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। वहीं वो आगे नायरा के बालों को धीरे धीरे अपने हाथों से टच करते हुए कहते हैं, मेरी इवनिंग रूटीन सुनो। मैं शाम को जब भी घर आऊँ तो मुझे इसी तरह से मिलनी चाहिए, रेडी, एक डिसेंट आउटफिट के साथ, और मुझसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करना। नायरा इस बात पर भी सर हाँ मिला दी थी। वहीं अंश खुद ही इस बात पर रिग्रेट करते हुए कहते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए था, आर्ग्यूमेंट करते हुए तो अच्छी लगती है ये मुझे।
वहीं वो आगे कहते हैं, जब तक मैं ना आऊँ तुम्हारा डिनर नहीं होना चाहिए। मेरा वेट करोगी तुम, अच्छी बीवियों की तरह करोगी ना। नायरा ने दोबारा अपने सर को बस हाँ में हिला दिया था। वहीं अंश जो और ज़्यादा उसके करीब आते हुए कहते हैं, नाउ इट्स द टाइम ऑफ माई फेवरेट रूटीन, नाइट रूटीन। ये बोलते बोलते जिस तरह से नायरा के कानों के करीब पहुंचे थे, उनकी गर्म गर्म सांसें तक अब नायरा की गर्दन पर महसूस होने लगी थी, जिससे वो थोड़ा कांपते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहती है, अब बताइए, मैं उठ जाती। लेकिन तभी अंश उसके एल्बो को पकड़ते हुए कहते हैं, यहीं बैठो और ध्यान से सुनो। वो उसके बिल्कुल करीब झुककर कहते हैं, रात को जब मैं रूम में आऊँगा, मेरा सर काफ़ी दर्द होता है तो तुम मुझे हेड मसाज दोगी, और तब तक दोगी जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। जब तक मैं सोना चाहूँ तुम्हारी आंखों में नींद छलकनी तक नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए जगोगी, समझ रही हो ना। नायरा ने फिर से बस अपने सिर को धीरे से हाँ में हिला दिया था। वहीं उनकी आवाज़ अब थोड़ी और डार्क हो जाती है और वो अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लाते हुए कहते हैं, कल रात तुम्हारी आखिरी सुकून की रात थी। आज से मैं तुम्हारी ज़िंदगी का ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा ना कि अगला 1 महीना तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन लगेंगे। समझ गई मिसेस मल्होत्रा। नायरा जो अपनी थूक गटकते हुए जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, हाँ समझ गई, मैं याद रखूंगी। अंश उसके इतने सॉफ्ट टोन को सुनते हुए कहते हैं, वेरी गुड, और अगर नहीं समझी तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। तुम अब जा सकते हो। एंड या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शेड्यूल के हिसाब से मेरा कॉफ़ी अब तक मुझे मिल जाना चाहिए था। नायरा बहुत ही प्यार से कहती है, मैं जाऊंगी तब तो कॉफ़ी आएगा ना, मैं जाऊं। अंश अपने पैर को सामने के टेबल पर रखते हुए उसे धीरे धीरे शेक करते हुए कहते हैं, लेट मी थिंक, एक और बार ज़रा प्यार से पूछना। ये सुनते ही नायरा जो धीरे से कहती है, मैं जाऊं। अंश ने दोबारा से अपने चेहरे को ना मिला दिया था और वो पेन को धीरे धीरे अपने हाथों में इधर उधर घुमाते हुए कहते हैं, अगर मैं कहूँगा कि मत जाओ तो नहीं जाओगी। नायरा धीरे से कहती है, जाना तो पड़ेगा, आपकी कॉफ़ी का टाइम हो रहा है, नहीं लाऊंगी तो फिर आप नाराज़ होंगे। काफ़ी झटके से अंश के खड़े होने पर नायरा थोड़ा पीछे होते हुए कहती है, अब क्या कर दिया। अंश उसके बगल से काफ़ी करीब से निकल रहे थे और वहीं वो अपने वार्डरोब को खोलते हुए कहते हैं, अब जाओ भी, मेरे साथ रहने में इतना मज़ा आता है मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें जाना पड़ेगा। मुझे मेरा नाश्ता, मेरा कॉफ़ी, सब कुछ टाइम पर चाहिए। नो गेट लॉस्ट। नायरा काफ़ी गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहती है, मन तो कर रहा है ना ऐसी पेन से इनके मुंह पर। तभी अंश कहते हैं, सुनाई दे रहा है मुझे क्या कह रही हो। नायरा जो धीरे से पीछे मुड़ते हुए कहती है, अगर सुनाई दे रहा है तो पूछ क्यों रहे, जाती हूँ, कॉफ़ी बना कर लाती हूँ आपके लिए। उसकी शक्ल पर गुस्सा तो था, मगर कहीं ना कहीं वो गुस्सा छुपा हुआ था, जैसे वो अंदर ही अंदर अपने सारे गुस्से को पीती जा रही हो। जैसे वो कमरे से बाहर निकले थे, आज उसी वार्डरोब से अपने सर को टिकाते हुए कहते हैं, 1 महीना उस लड़की से बस नफरत करना है मुझे, उसके बाद ये भाड़ में जाए, या भाड़ में जाए।